जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। कल बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई और बहुत ही दिलचस्प वाकया घटा और ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर और कार्रवाई करी ईरान ने। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश ए अदल के 2 ठिकाने। अब ये जैश ए अदल कौन है? आप सबने कुलभूषण जाधव का नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय नौसेना के कमांडर हैं और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद ये अपना बिजनेस करते थे। छाबहार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, वहां पर अपने बिजनेस के ताल्लुक से गए हुए थे, बिजनेस टूर पे थे। इनका यहां पर अपहरण हुआ और अपहरण के बाद खबर आई कि पाकिस्तान की ये हिरासत में है और इनको स्पाइंग के जुर्म में पकड़ लिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी गए, वहां भी पाकिस्तान को फटकार लगी और अभी भी फिलहाल वो आदमी पाकिस्तानी जेल में है। अब इस चीज का कैसे पता लगा? पाकिस्तान के अंदर जर्मन सफीर थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये बताया कि जैश उल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया है। तो ये वही जैश उल अदल है जिसके खिलाफ ईरान ने कल हरकत करी, कल उसके ऊपर मिसाइल दागे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जैश ए अदल 2012 में हकीकत में आया। उससे पहले जुंदल्ला के नाम से माना जाता था। फिर ईरान ने कार्रवाई करी। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा जन्म दिया गया और उसका नाम रखा जैश ए अदल। ये कहने को तो बलूचिस्तान के हकों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पाला पोसा और संरक्षित किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है। कभी भी जैश उल अदल ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो 2012 से लेके अभी तक तकरीबन 15 हमले इसने ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के ऊपर करे हैं, जिसके अंदर 80 से ज्यादा ईरान के सैनिक या सिविलियन मारे गए हैं। इनके ऊपर ईरान ने यह कार्रवाई करी है। अब यह हमको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी डायनेमिक्स भी समझ लेते हैं। बलूचिस्तान का ये इलाका काफी बड़ा है। अगर सिर्फ बलूचिस्तान की बात करी जाए तो बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा सदर्न अफगानिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईस्टर्न ईरान में है। ईस्टर्न ईरान वाले हिस्से को सिस्तान बोलते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे बड़ा इलाका पाकिस्तान के अंदर है, नाम बलूचिस्तान है। वहां से आए दिन लोगों को अगवा किया जाता है, पाकिस्तानी फौज वहां पर जुल्म सितम करती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जैश उल अदल ने कभी भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और अपने मासूम लोगों के हित में कोई एक्शन नहीं कहा। ये आतंकवादी संगठन सलाफी विचारधारा का है और सुन्नी संगठन है। इसकी दुश्मनी शिया ईरान से है। ईरान की पूरी फौज शिया है और उनके ऊपर ये हमले करते रहते हैं। दरअसल ये एंटी शिया एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट, जैसा मैंने बोला, पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाया गया है। उनकी द्वारा ही ये पूरा खेल रचा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगेन, आतंकवादी संगठन चाहे भारत के खिलाफ हो,
चाहे ईरान के खिलाफ हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो, ये सब इन्हीं लोगों ने पाले हैं। और ये इसमें बहुत माहिर हो गए, इस खेल में बहुत माहिर हो गए, लेकिन अब उनकी चालाकियां चलती नहीं है। अब इनको घेर घेर कर मारा जा रहा है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में आप अफगानिस्तान को एक्शन में देख रहे हैं, या आपने जो कार्रवाई कल जैश उल अदल के ठिकानों के ऊपर ईरान की तरफ से देखी, उस रूप में देख रहे हैं। अब पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान की फौज के खिलाफ एक महाज खोल दे। महाज यानी कि फ्रंट खोल दे, क्योंकि पूरी बिना उस मुल्क की एंटी इंडिया के ऊपर है, इंडिया के खिलाफ नफरत के ऊपर है, बनी बसी है, एंटी हिंदू सोच उनकी है। सारी फौजें जो हैं उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे यानी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर लगी हुई हैं, कश्मीर से लेके और नीचे सिंध तक। बलूचिस्तान में जो फौज है वो अपने ही लोगों के कत्ल में मसरूफ है। वहां पे वो अलग ही गेम चल रहा है, स्मगलिंग में भी उनके नाम शुमार हैं, स्मगलिंग भी बेइंतहाशा पाकिस्तानी फौजी वहां पर कर रहे हैं, और ये इस तरीके का खेल बलूचिस्तान में चल रहा है। अब ईरान ने जब इनके ऊपर हमला किया है तो इन्होंने स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त दे दिया कि पता नहीं अब ये हम क्या कर देंगे। तो ये बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, ना इनके पास में इकोनॉमी है, ना इनके पास में नेशनल विल है, और ना ही ये इस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा फोकस इनका इमरान खान के इलेक्शन सिंबल को छीनने का था, बल्ले को छीनने का था, और इनका पूरा फोकस अगला वजीर आजम सिलेक्ट करने के ऊपर लगा हुआ है। इनके बस की नहीं है कि ये जैश उल अदल के खिलाफ तो खैर कार्रवाई क्या करेंगे, ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अब ये तो रही बात इस इलाके की, खासतौर से पाकिस्तान को बीच में रखते हुए ये जो मैंने बात करी। अब बात करते हैं थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की। देखिए, ईरान एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत अहम पावर उभर कर ये सामने आया है। इकलौता ऐसा मुल्क है जो अमेरिकन पावर को चैलेंज कर रहा है। इसके जितने भी जो टूल्स हैं, टेररिस्ट टूल्स हैं, उसका इसने इसने इस्तेमाल किया है। हाल ही में देखा हमने कि हमास किस तरीके से उसने इजराइल को टारगेट किया। ये टारगेट ईरान के कहने पर हुआ। फिर हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह उधर आंखें दिखा रहा है इजराइल को, वो भी ईरान के कहने पर हो रहा है। और वहीं हूती जो दहशतगर्द हैं वो भी अमेरिकी और वेस्टर्न शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं, ये भी ईरान के इशारे पर हो रहा है। और हाल ही में हमने देखा कि भारतीय तट के नजदीक यानी 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक शिप था जिसको एक ड्रोन द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। वो भी कहा जाता है कि ईरान से संचालित था। तो ईरान इस तरीके का गेम खेल रहा है, और 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ईरान ने इराक में इब्रिस के ऊपर हमला किया मिसाइल्स और ड्रोन से, ये बोलकर कि ये यहां पर इजराइल के हमास का कोई हेडक्वार्टर था, इब्रिस इराक, सॉरी। तो इराक ये इलाका कुर्दिस्तान का है, और कुर्दिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोई इशू ईरान के साथ नहीं है, पता नहीं इन्होंने हमारे ऊपर क्यों हमला किया। ए बी इन्होंने सीरिया के अंदर आईएस के ठिकानों पर हमला किया, और उसके लिए कहा गया कि जो हाल ही में दहशतगर्द की घटना हुई थी ईरान के अंदर, जनरल सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पे जब हुजूम इकट्ठा हुआ था, वहां पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, उसको आईएस के ऊपर उन्होंने ब्लेम डाला था। तो ये कार्रवाई उन्होंने उस काउंटर में करी थी। अब पाकिस्तान के ऊपर ये कार्रवाई करने का मकसद क्या है? पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के 2 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि ये चेक करना कि पाकिस्तान कितना तैयार है, पाकिस्तान के अंदर क्या हिम्मत है, क्या क्या तैयारी है,
और इसकी सपोर्ट में कौन खड़ा होता है? क्या अमेरिका इसकी सपोर्ट में आएगा? क्योंकि अमेरिका का दुश्मन ईरान है और पाकिस्तान का हमेशा से ये इस्तेमाल करता रहा है। तो क्या पाकिस्तान का ये इस्तेमाल करेगा या उसको कोई सपोर्ट देगा? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को ये वार्निंग देना कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई का दायरा बढ़ता है, तो आप होशियार हो जाइए, आपको हम टारगेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उसी वार्निंग के तहत उन्होंने ये हमला इनके ऊपर किया हो सकता है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है, वो बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने बहुत धोखा अमेरिका को दिया है, झूठ बोलकर, बेवकूफ बनाकर बहुत सारे डॉलर उनसे खींचे हैं। लेकिन अमेरिका की भी मजबूरी है और वो है हिंदुस्तान। इंडिया को काउंटर करने के लिए उसको पाकिस्तान हमेशा चाहिए होगा। वो कभी भी पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है और इसी के चलते अब इस नए खेल के अंदर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी उसको पाकिस्तान की मदद पड़ सकती है और ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर ईरान के खिलाफ अब ये अमेरिकी कार्रवाई करवाएं। तो देखते हैं कि आगे किस तरीके से पूरी घटनाक्रम कैसे बैठता है। लेकिन बहरहाल इस पॉडकास्ट को, इस बातचीत को मैं यहीं खत्म करता हूं। आप भी इस पे सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है और खैर जब ये घटना हुई तो पहला तो हमें ये पूरा क्लियरली मालूम था कि ये इसको निगेट करेंगे, इसको नकारेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि एएफपी जैसी न्यूज, रॉयटर्स जैसी रेप्यूटेड न्यूज एजेंसीज ने इस खबर का हवाला दे दिया है और तेहरान सपोर्टेड मीडिया ने भी इस खबर का की पुष्टि करी है, तो मजबूरन पाकिस्तान को भी इसको एक्नॉलेज करना पड़ा और फिर बाद में उन्होंने एक बड़े सख्त अल्फाज में एक प्रेस रिलीज निकाला है। लेकिन ये कर कुछ नहीं पाएंगे, जैसा मैंने पहले बोला, कारण भी आपको बताए। और मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा था कि ये बोलेंगे कि कुछ पेड़ टूट गए। खैर बलूचिस्तान में पेड़ नहीं है तो कहते कुछ पत्थर टूट गए, कुछ झाड़ियां उड़ गई और कौवे मर गए। तो बहरहाल वहां पर कौवे तो नहीं मरे इस बारी। इस बार इनके मुताबिक 2 बच्चे मर गए हैं और 3 बच्चे घायल हुए हैं। तो ये भी बहुत हास्यास्पद है, लेकिन चलिए कोई नहीं, धीरे-धीरे समय बीतेगा तो सब चीजें पता भी लग जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।